नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सहायक संधि के बारे में बताने वाला हूं। आखिर सहायक संधि क्या थी और इसमें क्या क्या होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में बता देता हूं। आखिर 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो 1857 की क्रांति होता है उसका पीछे का कारण क्या रहता है। तो उसका पीछे का कारण गाय और सूअर का जो चर्बी रहता है उससे बने कारतूस रहता है। क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हिंदू सैनिक भी थे और मुसलमान सैनिक थे जो कि भारतीय थे। तो ऐसे में जो हिंदू सैनिक थे वह गाय को अपनी माता या फिर गाय को पूजनीय मानते हैं और जो मुसलमान धर्म के लोग थे वह सूअर को अशुभ मानते थे। तो ऐसे में दोनों धर्मों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। क्योंकि जो कारतूस होता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था और मुंह से खोलने के कारण हिंदू और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, जिसके कारण 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताना है कि आखिर कौन सा ऐसा सिपाही रहता है जो कि सबसे पहले अंग्रेजों का विद्रोह करता है, जो कि कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर देता है और विद्रोह करना शुरू कर देता है। तो कौन सा सिपाही रहता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने आपको 1857 की क्रांति के बारे में क्यों बताया। तो जो सहायक संधि है वह 1857 की क्रांति का जो राजनीतिक कारण था वह सहायक संधि था। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था तो आप सहायक संधि को भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पूछा जाता है कि सहायक संधि क्या था तो भी आप सहायक संधि के बारे में लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर सहायक संधि क्या है। तो जो सहायक संधि है वह किसके द्वारा लाया गया था। तो यह एक अंग्रेज जिसका नाम है लॉर्ड वेलेजली, तो उसी के द्वारा सहायक संधि को लाया गया था या फिर लागू किया गया था। लेकिन जो सहायक संधि शब्द है इसका इस्तेमाल पहली बार किसने किया था, सबसे पहली बार किसने किया था। तो यहाँ पर एक फ्रांसीसी गवर्नर जनरल है, तो उन्हीं के द्वारा सहायक संधि शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पर घुमा के भी पूछ सकता है कि सहायक संधि शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ने किया था। तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आखिर उस फ्रांसीसी गवर्नर जनरल का नाम क्या था जिसने सहायक संधि शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन सहायक संधि को लागू किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा सहायक संधि को लागू किया गया था। और लॉर्ड वेलेजली कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल था। और जो लॉर्ड वेलेजली था वह भारत का गवर्नर जनरल के पद पर कितने सालों तक रहता है, तो देख सकते हैं कि 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक वह भारत का गवर्नर जनरल के पद पर रहता है। और 1798 ईस्वी में सहायक संधि को लागू किया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सहायक संधि क्या थी। तो जो सहायक संधि थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी और देसी रियासतों के बीच एक संधि थी जिसको कि सहायक संधि का नाम दिया गया था। और आपको मालूम होगा कि जो कि अंग्रेज भारत में क्यों आए थे। तो अंग्रेज भारत में क्यों आए थे, तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए हुए थे। लेकिन वह भारत की स्थिति को देखते हैं, यहाँ के कंडीशन को देखते हैं कि एक राजा, मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यक्ति राजा बन जाता है तो दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए कि दो भाई हैं तो एक भाई राजा बन गया तो दूसरा भाई सोचता था कि आखिर उसको राजा क्यों नहीं बनाया गया, आखिर वो भी तो राजा बनने का योग्य था। तो ऐसे में दूसरा भाई के मन में ईर्ष्या आ जाती है, कपट आ जाती है। तो भारत में रहकर अंग्रेजों ने इन बातों पर गौर किया और उन्होंने सोचा कि भारत के लोगों में कपट छल यहाँ पर भरा पड़ा हुआ है। अगर वो किसी तरह से अगर भारत पर कब्जा कर लेते हैं, यहाँ पर भाई भाई को लड़वा दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजों ने धोखे से, यानी कि मान लीजिए कि किसी राजा का मंत्री है तो मंत्री को ही अपने साथ मिला लिया और मंत्री को कह दिया कि वह उसे राजा बना देगा, जिसके कारण मंत्री लालच में पड़ गया और राजा को ही मरवा डालता था। तो इस कारण से यहाँ पर जो अंग्रेज है भारत में शासन कर पाए, क्योंकि यहाँ पर भारत के लोगों में एकता नहीं थी। यहाँ पर लोग एक दूसरे से जलते थे, कपट करते थे। तो अंग्रेजों ने इन चीज़ों का फ़ायदा भारत में रहकर उठाया और भारत को ही गुलाम बना दिया। और इसके अलावा अंग्रेज के द्वारा ऐसे ऐसे नियम और कानून लाए गए जिसके जरिए भारत ऑटोमेटिक गुलाम होता गया और भारत का जो राज्य है, जो शासन व्यवस्था है, वह बहुत ही खराब होती गई और भारत का शासक राजगद्दी से वंचित हो गए।
और आपको बता दूं कि जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसको मालूम था कि अगर सहायक संधि अगर देसी रियासत अपना लेते हैं तो इससे देसी रियासत ऑटोमेटिक उनका गुलाम हो जाएंगे। आखिर कैसे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर किस तरीके से लॉर्ड वेलेस्ली बिना युद्ध किए, बिना 1 रुपये खर्च किए देसी रियासतों पर अपना कब्जा कर लेता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सहायक संधि का उद्देश्य क्या था, आखिर जो सहायक संधि था उसको क्यों लाया जाता है और ब्रिटिश को कैसे फायदा होता है, और सहायक संधि का कुछ नियम और शर्तें थी और देसी रियासतों को उन नियम और कानून को फॉलो करना पड़ता था, उनका पालन करना पड़ता था। इसके अलावा सहायक संधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो आपको बता दें कि जो अंग्रेज थे वो अक्सर सोचते रहते थे कि आखिर कैसा नियम लाया जाए, कैसा नियम को लागू किया जाए जिससे कि भारत की राज्य उनके कब्जे में आ जाए, और ना भी आए तो वे जबरदस्ती उन राज्यों पर अपना कब्जा कर लेते थे। तो सहायक संधि का क्या उद्देश्य था, तो चलिए आपको बताते हैं। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाना था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश थे वो अक्सर सोचते रहते थे कि आखिर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार कैसे किया जाए, हर एक राज्य में सिर्फ ब्रिटिश सेना हो, ब्रिटिश का अधिकार हो, तो वे अक्सर सोचते रहते थे। अगले पॉइंट में देख सकते हैं कि भारतीय राज्यों को कमज़ोर करना ताकि उन पर ब्रिटिशों का शासन स्थापित हो सके। तो अंग्रेज भारतीय राज्यों को कमज़ोर करना चाहते थे, वहाँ के राजा को कमज़ोर बनाना चाहते थे ताकि वह उनके राज्य को आसानी से हड़प ले। तो इसके लिए अंग्रेज अलग अलग नियम और कानून लाते गए जिससे कि वहाँ का राज्य, वहाँ का व्यवस्था कमज़ोर पड़ गया और वे आसानी से उन पर कब्जा कर लिए। अगला पॉइंट में देखते हैं कि बिना किसी युद्ध के और बिना किसी खर्च के भारतीय रियासतों को अपने अधीन लाना। तो जो लॉर्ड वेलेस्ली था वह बिना किसी युद्ध के, क्योंकि जो सहायक संधि करता है उसके जरिए वह सिर्फ देसी रियासतों को हड़प लेता है और वे युद्ध नहीं करता है, ना 1 रुपये खर्च करता है, फिर भी वे देसी रियासतों पर अपना कब्जा कर लेता है। तो आखिर कैसे? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सहायक संधि के कुछ महत्वपूर्ण शर्तें दिए गए हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और देसी रियासत के बीच हुआ था। आखिर कौन कौन से शर्तें हुई थी जो कि ब्रिटिश सरकार बिना युद्ध लड़े, बिना 1 रुपया खर्च करे डायरेक्ट देसी रियासत पर कब्जा कर लेती है। तो देख सकते हैं पहला पॉइंट में है ब्रिटिश सुरक्षा की गारंटी। तो अंग्रेजों ने संधि करने वाले राज्यों को बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दी थी। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर देसी रियासत आखिर सहायक संधि को क्यों अपनाया था, आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्यों समझौता किया था। तो आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने देसी रियासतों के साथ वादा किया था कि अगर वह सहायक संधि को अपनाते हैं तो वह बाहरी, अगर कोई बाहरी या फिर आंतरिक हमला होता है तो वे उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन क्या अंग्रेज उनकी सुरक्षा करने वाले थे? अंग्रेज तो खुद उन देसी रियासतों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, उन पर कब्जा करना चाहते थे। तो ऐसे में वे उनका क्यों मदद करेंगे? तो भारतीय लोगों को समझना चाहिए था कि आखिर वो सहायक संधि क्यों करें, लेकिन भारत ठहरे बेवकूफ़ जो कि वेलेस्ली के बातों में आ गए, या फिर जो भारत के जो शासक थे, जो देसी रियासत के शासक थे, वह अंग्रेजों से डर गए होंगे जिसके कारण वह मजबूरन सहायक संधि को अपना लिया और अंग्रेजों के साथ समझौता कर गए। तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या अंग्रेज फ्री में देसी रियासतों की सुरक्षा कर सकते थे? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो तो खुद भारत को लूटने के लिए आए थे, भारत को खुद लूटना चाहते थे। तो ऐसे में वे फ्री में सुरक्षा क्यों करेंगे? तो आप ही बताइए, आखिर वे फ्री में सुरक्षा क्यों करेंगे? क्योंकि जो युद्ध होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ही ज़्यादा क्षति होता है। तो ऐसे में अंग्रेज यहाँ पर बिल्कुल भी खर्च करने वाले नहीं थे। तो दूसरा पॉइंट में देख सकते हैं कि ब्रिटिश सेना का खर्च, तो ब्रिटिश सेना का खर्च देना पड़ता था। जी हाँ, देसी रियासतों को ब्रिटिश सेना का खर्च देना पड़ता था। तो आपको फिर से बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं यहाँ पर बारीकी से बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि ब्रिटिश सेना का खर्च जो कि देसी रियासतों को उठाना पड़ता था।
तो संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को अपने राज्य में ब्रिटिश सेना का एक रेजिमेंट रखनी पड़ती थी, यानी कि ब्रिटिश सेना का एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी और उनके रख रखाव के लिए धन भी देना पड़ता था। तो आपको बता दूं कि जो भी देशी रियासत होता था उसमें भारतीय सैनिक तो होते ही थे, साथ ही साथ ब्रिटिश सेना भी होती थी। और जो ब्रिटिश सेना होती थी उनके खाना पीना के लिए, उनके रहन सहन के लिए अंग्रेज़ों को धन देना पड़ता था, उनका खर्च उठाना पड़ता था। और आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश सेना का रेजिमेंट रखा गया था वह अंग्रेज़ों का ही एक चाल था, क्योंकि जो ब्रिटिश सेना का रेजिमेंट था वह देशी रियासतों के शासक यानी कि राजा पर निगरानी रख रहा होता है। वह देखते रहता था कि कहीं देशी रियासत उनके खिलाफ बगावत ना कर दे, उनके खिलाफ आ नहीं जाए और यहाँ पर विद्रोह नहीं कर दिया जाए, यानी कि अंदर ही अंदर देशी रियासत अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी यहाँ पर कार्य उठा सकते थे। तो उनकी निगरानी रखने के लिए ब्रिटिश सेना की एक रेजिमेंट तय कर दी गई थी और हर एक देशी रियासत में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी भेज दी गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से अंग्रेज ने एक सोची समझी चाल चली और देशी रियासतों को अपने कब्जे में कर लिया। अगला पॉइंट में देख सकते हैं कि संबंधों पर नियंत्रण। तो संबंधों पर नियंत्रण का मतलब क्या है? आखिर संबंधों पर नियंत्रण का मतलब क्या है? तो भारतीय शासक गवर्नर जनरल की सलाह के बिना किसी अन्य भारतीय शासक से कोई समझौता या फिर संधि नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भारतीय शासक, अगर कोई देशी रियासत किसी दूसरे राज्य के साथ कोई समझौता या फिर संधि करना चाहता है तो इसके लिए गवर्नर जनरल की सलाह लेना पड़ता था, उनसे मंजूरी लेना पड़ता था, तब जाकर देशी रियासत किसी दूसरे राज्य के साथ समझौता या फिर संधि कर सकता था। आखिर इस नियम को क्यों लाया गया? तो इस नियम को इसलिए लाया गया क्योंकि मान लीजिए कि अगर देशी रियासत किसी दूसरे राज्य के साथ मिलकर अगर कोई संधि कर लेता है और आपस में मिल जाता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर देता है, अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे में अंग्रेज़ों को डर था कि अगर कोई देशी रियासत दूसरे राज्यों के साथ संधि कर लेता है और उनसे समझौता कर लेता है तो आपस में मिल जाएंगे। तो ऐसे में अंग्रेज़ सोचे कि अगर मैं ऐसा नियम बना देता हूं तो दो राज्य आपस में कभी नहीं मिल सकते हैं। यहाँ तक कि आपको बता दो कि एक देशी रियासत दूसरे राज्य के साथ बातें भी नहीं कर सकती थी, दूसरे राज्य के शासक के साथ बातें भी नहीं कर सकती थी। इसके लिए गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़ती थी। अगला पॉइंट में देखते हैं कि यूरोपीय नियुक्ति पर प्रतिबंध। तो यूरोपीय नियुक्ति पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो भारतीय शासकों को ब्रिटिशों की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। तो भारतीय शासक में यानी कि देशी रियासत में अगर मान लीजिए कि यूरोपीय व्यक्ति को सेवा में रखना है, यानी कि भारतीय शासक के अंतर्गत किसी भी यूरोपीय को नौकरी देना है, उन्हें सेवा में रखना है, तो उसके लिए भी ब्रिटिश से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर ब्रिटिश मंजूरी देती थी तो तब जाकर यूरोपीय को भारतीय शासक अपनी सेवा पर रख सकती थी। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा यहाँ पर फंसाया गया और देशी रियासतों पर कब्जा किया गया। अब बात कर लेते हैं सहायक संधि के कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इन टॉपिक को भी पढ़ना बेहद ही जरूरी है क्योंकि इनसे भी सवाल बन सकते हैं। तो देख सकते हैं कि सहायक संधि शब्द का पहली बार प्रयोग। तो जैसा कि मैंने बताया कि सहायक संधि शब्द का प्रयोग किसी और के द्वारा किया गया था। सबसे पहला प्रयोग किसी और के द्वारा किया गया था, लेकिन लागू किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। लेकिन पहली बार शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल जो कि मार्क्विस डुप्लेक्स के द्वारा किया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर शब्द का प्रयोग पूछा जाता है तो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्क्विस डुप्लेक्स के द्वारा किया गया था, लेकिन वही लागू पूछा जाता है तो लागू लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो 1798 ईस्वी में किया गया था। 1798 ईस्वी में किया गया था। वही सहायक संधि को सबसे पहले किसने अपनाया था? आखिर कौन से शासक के द्वारा अपनाया गया था? तो देख सकते हैं कि हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। तो ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि हैदराबाद के बाद जब हैदराबाद का शासक सहायक संधि को अपना लेता है, उसके बाद और भी राज्य सहायक संधि को अपना लेते हैं और उन पर हस्ताक्षरित करते हैं। तो देख सकते हैं कि मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा बाजीराव द्वितीय, सिंधिया, भोसले और होलकर जैसे राज्यों के द्वारा सहायक संधि को अपनाया जाता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उन पर भी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।